ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं प्रतिभा मिश्रा। दिन की हर बड़ी खबर के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से करेंगे चर्चा। आज हमारी कवर स्टोरी में बात गुजरात के वडोदरा में गिरे पुल की होगी। क्या आम आदमी की जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ एक पुल की दूरी है? पुल से जुड़े सिस्टम की जल समाधि का विश्लेषण आपके लिए होगा। हम जिस पुल पर चढ़ते हैं वो टूट जाता है, हम जिस सड़क पर रफ्तार भरते हैं वो बह जाती है। क्या हमारा सिस्टम हमें सुरक्षित सड़कें और पुल नहीं दे सकता? ये सवाल भी आज हमारे विश्लेषण का हिस्सा होगा। बिहार में आज 2 लड़कों की काफी चर्चा है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को वोट चोरी होने का कैसा डर सता रहा है, ये खबर भी आपके लिए होगी। और हर दिन की तरह रात 8:30 बजे मैं आपको दिखाऊंगी स्पेशल रिपोर्ट, महाराष्ट्र की राजनीति में ठोक नीति। आइए शुरुआत करते हैं और आज सबसे पहले बात लापरवाही के टूटते सिस्टम की करेंगे। यह सिस्टम ऐसा है कि जनता को एक अच्छी और सुरक्षित सड़क और पुल तक नहीं दे पाता। ये तस्वीरें अब आपके सामने हैं। गुजरात के वडोदरा में भारी भरकम पुल नदी में गिर जाता है। राजस्थान के झुंझुनू में नई बन रही सड़क उद्घाटन से पहले बाढ़ में बह जाती है। राजस्थान के ही सीकर में एक बच्ची को सैलाब के दरिया से गुजरकर स्कूल जाना पड़ता है, तो हरियाणा के चरखी दादरी में स्कूल ही तालाब में तब्दील हो जाता है। बच्चों को बाढ़ के बीच बैठकर पढ़ना पड़ता है। यानी हर बार हमारा सरकारी सिस्टम गिर जाता है, बह जाता है और जनता बेबसी के साथ बस देखती रह जाती है। पहले बात वडोदरा की महिसागर नदी पर गंभीरा पुल की करते हैं, जो पेड़ से किसी पत्ते की तरह बीच से टूटकर नदी में गिर गया। पुल टूटने का जो वीडियो सामने आया उसने पूरे देश को डरा दिया। एक टैंकर पुल के टूटे हुए हिस्से पर लटका हुआ था। जरा सोच कर देखिए, इस टैंकर की ड्राइवर की क्या हालत हुई होगी। अगर इस टैंकर की जगह पर हमारी या आपकी गाड़ी होती तो क्या होता? हादसे के समय इस पुल से गाड़ियां गुजर रही थी। पुल टूटा तो 2 ट्रक, 2 कार और एक रिक्शा समेत कुल 5 वाहन नदी में जा गिरे। टैंकर पुल के टूटे हुए हिस्से पर लटक कर रह गया। 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि कुछ लोगों को स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू कर लिया। वीडियो देखकर यही लगता है कि हमारी जिंदगी और मौत के बीच बस एक पुल की दूरी है। सिस्टम की ईमानदारी ऐसी है कि हमारी जिंदगी का पुल कहीं भी और कभी भी टूटकर गिर सकता है। तो कृपया सावधानी से चलें, क्योंकि पुल पर सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। मध्य गुजरात को सौराष्ट्र से जोड़ने वाला यह पुल 45 साल पुराना था। 1981 में इसका निर्माण हुआ था और 1985 में इसे खोला गया था। स्थानीय लोगों के मुताबिक पुल की मरम्मत के लिए कई बार प्रशासन को सूचित तक किया गया था, लेकिन प्रशासन किसी हादसे से पहले भला जागता कहां है। हाँ, अब हादसा हो गया है तो इसके बाद प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव है। पहले हादसे वाली जगह से एक रिपोर्ट देखिए, इसके बाद विश्लेषण को विस्तार देंगे। पुराना ब्रिज सुबह यहाँ से जो वो टूट चुका है और अंदर जो कई जो यहाँ से आवाजाही करने वाले जो वाहन हैं वो अंदर गिरे हुए हैं। 10 से 15 मिनट का जो स्लैब है वो टूट के गिर गया ब्रिज पे। उसमें 2 वाहन थे, वो भी वहाँ पे फंसे रहे और जो ब्रिज के ऊपर 2 ट्रक, 2 पिकअप और 1 रिक्शा वो नीचे गिर के नदी में आ गए। यहाँ एक ट्रक तो आप देख सकते हैं, जो ट्रक है अभी भी वहाँ पर जो उस तरह से लुढ़का है कि कभी भी गिर सकता है। व्हीकल्स, 4 व्हील्स, ट्रक्स और बाकी रिक्शा वगैरह अंदर गिरे थे। लोकल स्विमर्स ने तुरंत काम किया था, बोट्स वहाँ पर आ गई थी, साथ ही साथ तुरंत ही नगर पालिका की टीम आ गई थी। एनडीआरएफ की टीम और बाकी प्रशासन और पुलिस की टीम यहाँ पर तैनात है। फायर ब्रिगेड, एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो रेस्क्यू में लगी हुई है। और आप देख सकते हैं कि पानी इतना भारी है, बहाव इतना ज्यादा है, फिर भी यहाँ रेस्क्यू की कामगिरी हो रही है। आप अंदर कैमरामैन अगर दिखा सके तो एक ट्रक है, आप देख सकते हो, उसमें से भी लोगों को रेस्क्यू करना यहाँ पर जारी है। ये जो ब्रिज है पूरे मध्य गुजरात का मेन जोन है आने जाने के लिए। ये जो सरकार है, ये गुजरात सरकार ने इस पे कोई काम नहीं किया, उस पे कोई ध्यान नहीं दिया। मात्र जो ब्रिज पे खड्डे थे वही खड्डे पुरवाए। जो जिला प्रशासन के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है रेस्क्यू काम।
और जो अफेक्टेड हुए हैं उन अफेक्टेड जैसे ट्रैफिक व्यवस्था थोड़ी अफेक्ट होगी इससे, तो उसके ऑल्टरनेट वगैरह प्रोवाइड करने ये अभी हम काम करेंगे। वडोदरा पुल हादसे पर पीएम मोदी ने भी दुख व्यक्त किया है। मृतकों के परिजनों के लिए 2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है। घायलों को 50,000 रुपए मदद की घोषणा की गई है। आपको पता है, जिस दिन गुजरात में ये पुल गिरा है उस दिन गुजरात में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए 16वें पुल का निर्माण कार्य पूरा हुआ है। यहाँ बुलेट ट्रेन के लिए नदियों पर कुल 25 पुलों का निर्माण होना है। सोचिए, हम आप वाहनों के लिए पुल को संभाल नहीं पा रहे हैं और बातें बुलेट ट्रेन के पुल की कर रहे हैं, लेकिन दोष पुल का नहीं है। पुल बेचारा क्या करे जब उसे संभालने वाले सिस्टम का पिलर ही लापरवाही और करप्शन के सैलाब में डूबा है। सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद भी पुल की मरम्मत क्यों नहीं की गई। 45 साल पुराना पुल जर्जर था तो ट्रैफिक को बंद क्यों नहीं किया गया। पुल के जर्जर होने की हालत में भी भारी वाहनों की आवाजाही जारी क्यों थी। 212 करोड़ रुपए की लागत से नया पुल बनाने को मंजूरी मिल गई थी तो काम शुरू क्यों नहीं किया गया। यहां हम आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। एक तस्वीर वडोदरा के गंभीरा पुल की है जो 45 साल पुराना होकर नदी में जा गिरा और कई लोगों की मौत की वजह बना। दूसरी तस्वीर में हिमाचल प्रदेश के मंडी में ब्यास नदी पर बना विक्टोरिया पुल है। इस पुल का निर्माण 1877 में हुआ था। यह पुल ब्यास नदी की उफनती लहरों के बीच सालों से शान के साथ खड़ा है। दूसरी तरफ गुजरात के वडोदरा का पुल 45 साल में ही धराशायी हो गया। तो गलती पुल की नहीं है बल्कि पुल को बनाने वाले सिस्टम की है, क्योंकि इससे पहले गुजरात के मोरबी में भी पुल गिरा था और सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी। वहीं गुजरात में पुल गिरने की घटना ने कांग्रेस को बीजेपी सरकार के गुजरात मॉडल पर निशाना साधने का मौका दे दिया। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है, खोखला गुजरात मॉडल भ्रष्टाचार का दूसरा नाम है। गुजरात कांग्रेस के नेता शक्ति सिंह गोहिल ने भी पुल के बहाने सरकार पर निशाना साधा है। ये ब्रिज जो है उसके खिलाफ जिला परिषद के एक एक्स मेंबर से लेके काफ़ी लोगों ने सरकार को लिखा था कि साहब ये ब्रिज कभी भी गिरेगा। अब सरकार कहती है कि इसको हमने रिनोवेट करवाया था। माने अगर आपने इसको रिनोवेट किया था अभी अभी, बहुत बड़ा इसके ऊपर खर्चा किया था, तो फिर ब्रिज गिरा क्यों। भाजपा की ये नीतियों की वजह से आखिरी 1 साल में आप देखो काफ़ी ऐसे हादसे हुए हैं। क्या हमें और आपको एक अच्छी सुरक्षित सड़क और एक मजबूत पुल पर चलने का अधिकार नहीं है? जबकि ये भी हम फ्री में नहीं मांग रहे, बल्कि इसके लिए हमारे और आप जैसे वाहन चालक हर दिन लगभग 200 करोड़ रुपए टोल टैक्स के तौर पर चुकाते हैं। बदले में हमें मिलता क्या है? ऐसा पुल जिस पर चलकर हम सीधे दुनिया से ही दूर चले जाते हैं। ये तो लापरवाही की हद है। लेकिन आम जनता की परेशानी से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर सरकारी सिस्टम में आम इंसान की कोई अहमियत होती तो उसके लिए बनी ये नई सड़क उद्घाटन से पहले ही बाढ़ में बहने को बेताब नहीं होती। तस्वीरें राजस्थान के झुंझुनू की है, जहां उद्घाटन से पहले ही स्टेट हाईवे बह गया। यह हाईवे कुछ दिन पहले ही बनकर तैयार हुआ था। हैरान करने वाली बात तो यहाँ यह है कि हाईवे की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि किसी माननीय या अधिकारी ने फीता भी नहीं काटा और हाईवे सैलाब में कट गया। लापरवाही की जांच हो न हो, देख लीजिएगा, इसकी जांच जरूर होगी, क्योंकि माननीयों को यह बर्दाश्त नहीं होगा कि उनके रिबन काटने से पहले ही सड़क सैलाब में कट जाए। बात सड़कों की हो रही है तो राजस्थान के सीकर का एक वीडियो काफी वायरल है। ये वीडियो एक स्कूली छात्रा का है जो सैलाब में बहते सिस्टम पर सियासतदानों को आईना दिखा रही है। पहले आप 32 सेकंड का ये अनकट वीडियो सुनिए। देखो ओ है अपना गांवों को विकास। अरे थोड़ी सी बरसात आता नदी भरी जाए। अरे नेता लोग चुनाव आए टाइम 10 चक्कर काट दो करसी। अरे अब अंठाई को नहीं कटकाई उरे। अरे भीड़ ऐसी यहाँ का डोल की होगी। नेताजी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे क्या का संघर्ष बे बेटा ऐसे बैठा रहे बे के संघर्ष करसी। संघर्ष आपा करो है। अरे अब आज बेटा अपना कद समझ में आसी। और विकास का नाम पर खटारो जनरेटर मेल मिले देखो न तो कोई चल रहा है न हल है। अरे पानी में लाग रही है एक डिप्पी। नेताजी का बुलाऊं कोई मरो और चाहे जीवो। नेताजी तुम मौज करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो आपने भी देखा होगा। शायद इसे देखकर आप अगली रील की तरफ बढ़ गए होंगे, लेकिन जरा ठहर कर आप इस छात्रा के दर्द के बारे में सोचेंगे तो सिस्टम से सवाल जरूर पूछेंगे। सवाल यह कि क्या इस छात्रा को स्कूल जाने के लिए एक अच्छी सड़क पर चलने का अधिकार नहीं है?
अगर किसी नेता के घर में पानी भर जाता तो पूरा सरकारी सिस्टम उसे निकालने के लिए सड़क पर होता है, लेकिन ये छात्रा बाढ़ में डूबी सड़क पर घुटनों तक पानी में होकर स्कूल जा रही है। पानी में ही बिजली का खंभा है जो कभी भी हादसे की वजह बन सकता है, लेकिन सिस्टम सोता रहता है और उसे जगाने के लिए छात्रा को कहना पड़ता है, नेताजी तुम मौज करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमने जब ये वीडियो देखा तो इस छात्रा के परिवार से संपर्क किया। इस छात्रा का नाम शिवानी है और वो राजस्थान में सीकर के गाड़ोदा गांव की रहने वाली है। हमने छात्रा की आपबीती सुनी और शिवानी की शिकायत सिस्टम में बैठे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। नेताजी अभी 20 सालों से विधायक रहे आ रहे हैं और वे बहुत बार बोल दिया कि थारा गांव में विकास करा है, पर कुछ ही को नहीं करा है। जो पानी भर रहे हैं हमारे ड्रेस और जूता बैग सब गीला हो जाए, तो हमारे गांव को मुख्य रास्ता है, तो प्लीज इन जल्दी से जल्दी ठीक कराओ। लुगाया ने बूढ़ा बुजुर्ग ने बहुत परेशानी हुई पानी से। उम्मीद है कि भारत की बात के जरिए शिवानी की बात चुल्लू भर पानी में डूबे सिस्टम के कानों तक पहुंची होगी और जल्द शिवानी के गांव को बाढ़ से राहत दिलाने की कोशिश शुरू होगी। बच्चों के साथ बड़ों तक आम आदमी हर दिन सिस्टम के नकारेपन के चलते कई समस्याओं का सामना करता है, लेकिन सियासतदानों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। जबकि हर देश के अलग अलग शहरों से ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। ये तस्वीर अब आप देखिए, इसका जिक्र हमने ऊपर भी किया था। यह हरियाणा में चरखी दादरी का संस्कृति मॉडल स्कूल है। सुना आपने, मॉडल स्कूल। लेकिन ये स्कूल कितना मॉडल है वो इसमें भरा बाढ़ का पानी बता रहा है। स्कूल की लैब से लेकर क्लास तक हर जगह पानी भरा हुआ है। बच्चे इसी बाढ़ के बीच पढ़ने को मजबूर हैं, लेकिन इनकी किसी को कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि जनता से जुड़े मुद्दों पर सियासी गलियारों में सन्नाटा पसर जाता है। क्या होना चाहिए और होता क्या है, अब जरा इसे भी समझ लीजिए। भाषा विवाद पर सियासी शोर होता है, गुंडागर्दी होती है, उधर एक पुल टूट जाता है, लोग मर जाते हैं, सियासत पे चुप्पी नजर आती है। कांवड़ यात्रा को लेकर धर्म के नाम पर संग्राम छिड़ता है, आम आदमी के लिए बनी सड़क बह जाती है, सियासतदानों को फर्क ही नहीं पड़ता। बात वोटों की होती है तो सभी दल साथ आ जाते हैं, लेकिन बात जब जनता की सुरक्षा की होती है तो सियासत में शून्य नजर आता है। गुजरात में पुल टूटने की घटना से लेकर राजस्थान के झुंझुनू में सड़क बहने तक सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा हलचल है। इस खबर पर सोशल मीडिया के ओपिनियन की बात करें तो यूजर्स तंज कसते हुए लिख रहे हैं कि राजस्थान के झुंझुनू में उद्घाटन से पहले सड़क बह गई, यहाँ दोष इंद्रदेव का है, भला इतना बरसते हैं क्या। गुजरात में एक पुल बीच से टूट गया, लोग इसे भ्रष्टाचार कहेंगे, लेकिन जब विकास होता है तो थोड़ी बहुत लूट खसूट तो होती ही है, हमें इतना तो सह लेना चाहिए। यूजर्स मजाक में ये भी लिख रहे हैं कि आगे से किसी भी सड़क या पुल पर चढ़ने से पहले अपना इंश्योरेंस जरूर करवा लें। तो ये इन खबरों पर सोशल मीडिया का नजरिया है, लेकिन अब आपके मन में ये सवाल होगा, इन खबरों में आगे क्या होगा। तो पुल हादसे की बात करें तो इसकी जांच होगी, जांच की रिपोर्ट सामने आएगी, फिर सिस्टम में नीचे बैठे लोगों पर गाज गिरेगी, जिन्हें सिस्टम की बड़ी मछली कहते हैं वो बच जाएंगे। झुंझुनू में बहने वाली सड़क की बात करें तो कुछ दिन शोर होगा और जनता इसे अपनी किस्मत समझकर शांत हो जाएगी। सालों से देश में यही रीति नीति चली आ रही है। अब दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं और बात बिहार की करते हैं, जहां आज का दिन सियासत के लिहाज से काफी अहम रहा। चुनाव से 3 महीने पहले वोटर वेरिफिकेशन के विरोध के बहाने विपक्ष ने अपनी शक्ति दिखाई। विपक्ष ने सड़क पर उतरकर चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान 2 लड़कों की जोड़ी नजर आई। ये 2 लड़के हैं तेजस्वी यादव और राहुल गांधी, जिनका कहना है बीजेपी बिहार में महाराष्ट्र वाला खेल करना चाहती है, जिसे वो कामयाब नहीं होने देंगे। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि चुनाव आयोग को वोटर वेरिफिकेशन की याद चुनाव से ठीक पहले क्यों आई और इतने कम समय में चुनाव आयोग इसे पूरा कैसे करेगा। उधर चुनाव आयोग दावा कर रहा है कि सब कुछ ठीक है, समय पर वोटर वेरिफिकेशन का काम पूरा हो जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का कहना है बिहार में चल रहे वोटर वेरिफिकेशन के लिए 57% फॉर्म जमा हो चुके हैं और अभी भी 16 दिन बाकी है। लेकिन इस बीच बिहार से एक तस्वीर सामने आई है जिसमें दिख रहा है कि कुछ लोग गले तक डूबकर नदी पार करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके हाथ में सामान भी है, इनमें एक महिला भी है। बिहार से आई ये तस्वीर चुनाव आयोग के दावे पर गंभीर सवाल उठा रही है। आप सोच रहे होंगे ये तस्वीर चुनाव आयोग के दावे पर सवाल क्यों खड़े कर रही है। वोटर वेरिफिकेशन का इस तस्वीर से क्या कनेक्शन है, इस तस्वीर की सच्चाई क्या है। आपके मन में उठ रहे इन सभी सवालों का जवाब हम आपको आगे देंगे।
पहले आपको दिखाते हैं बिहार में आज क्या कुछ हुआ। 2 लड़कों की जोड़ी ने कैसे नीतीश कुमार और चुनाव आयोग की टेंशन बढ़ाई। निर्वाचन आयोग द्वारा जो नोटबंदी कानून लागू किया है वो बहुत सराहनीय गलत है। चुनाव 2 महीना बाद है, आप कर पाइएगा इतना जल्दी? मोदी की हिचलसाही नहीं चलेगी। लोकतंत्र को हम लोग समाप्त नहीं होने देंगे। बिहार में मौसम चुनावी है तो सवालों की तीर चलना, नेताओं का सड़क पर उतरना, आरोपों की झड़ी लगना लाजमी है। इसी कड़ी में विपक्ष आज अपने हिस्से का रोल निभाने सड़क पर उतरा। महागठबंधन ने चुनाव आयोग के वोटर वेरिफिकेशन के विरोध में बंद का आह्वान किया था, जिसमें शामिल होने के लिए राहुल गांधी दिल्ली से पटना पहुंचे। इनकम टैक्स चौराहे से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी एक गाड़ी पर सवार होकर निकल पड़ी, चुनाव आयोग के खिलाफ हल्ला बोलने। राहुल गांधी का काफिला जो है वो इनकम टैक्स कोलंबर पहुंच चुका है एयरपोर्ट से, और जिस वक्त राहुल गांधी गाड़ी से उतर चुके हैं। और दूसरा सवाल ये है कि चुनाव आयोग तक क्या ये पहुंच पाएंगे। हालांकि बिहार पुलिस ने इन 2 लड़कों की जोड़ी को सचिवालय थाने के पास ही रोक दिया। यहां से चुनाव आयोग का ऑफिस करीब 150 मीटर दूर था। इस दौरान महागठबंधन के नेताओं ने पुलिस बैरिकेडिंग हटाने की कोशिश की, जिसे लेकर इनकी पुलिस से झड़प भी हुई। राहुल तेजस्वी सवार है, वो ट्रक यहाँ पे पहुँच गया है, लेकिन आगे बैरिकेडिंग है और इसके आगे जो दूसरे नेता कार्यकर्ता है उनको जाने की इजाजत नहीं है। राहुल तेजस्वी की जोड़ी चुनाव आयोग के दफ्तर तो नहीं पहुँच पाई, लेकिन उस पर जुबानी हमले करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी और आरएसएस जैसे बात कर रहे हैं, वो भूल गए हैं कि वो किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं है, वो हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर है और उनका काम इस संविधान की रक्षा करने का है। चुनाव आयोग नहीं, मोदी आयोग हो गया है। चुनाव आयोग को आगे करके इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। बीजेपी ने विपक्ष के हमलों का जवाब देने में ज्यादा वक्त नहीं लगाया। मोर्चा दोनों डिप्टी सीएम ने संभाला। प्रदेश में राजकुमार 2 आए, पिकनिक मना के चले गए। एक राजकुमार नवादा चले गए, एक दिल्ली चले गए। तो ये पिकनिक मनाने आए थे, मनाने दीजिए। ये अप्पू और पप्पू दोनों सोने के चम्मच लेकर जन्म लिए हैं। घबराहट में अपने हार से डरकर ये चुनाव आयोग पर ठिकरा फोड़ करके पहले से प्लेटफार्म तैयार कर रहा है। वैसे इस प्रदर्शन के दौरान एक तस्वीर ने विपक्ष की एकजुटता पर सवाल भी खड़े कर दिए। सांसद पप्पू यादव भी प्रोटेस्ट में शामिल होने पहुंचे थे। वो भी उस गाड़ी में सवार होना चाहते थे जिसमें राहुल और तेजस्वी सवार थे, लेकिन उन्हें रोक दिया गया, जिसके बाद वो वापस लौट गए। पप्पू यादव को गाड़ी पर चढ़ने नहीं देने पर अब जेडीयू तंज कस रही है कि कौन क्या चाहते हैं इसकी परवाह ही नहीं। जनता क्या चाहती है उसको देखिए, हम जनता के दिल में हैं, सबके बेटे हम हैं ना, गरीब के बेटे हैं ना, राहुल जी के रेस्पेक्ट में है ना, यही काफी है। आप तो नाराज नहीं है। आप देखिए जब ट्रक आगे रवाना हुआ तो आप मार्च में चले नहीं, लौट के वापस आए। अच्छा, हम नाराजगी हमारी इस बात को होगी, पूरी दुनिया पप्पू यादव से प्यार करती है। राहुल गांधी जी प्रदर्शन करने आए और वो ट्रक पर चढ़ रहे थे। उनको ट्रक पर चढ़ाने के लिए कन्हैया कुमार को रोक दिया जाता है, पप्पू यादव जी को भी रोक दिया जाता है। अब कांग्रेस पार्टी के अंदर युवाओं की क्या जगह है सबको साफ दिख चुकी होगी। वैसे इन सब के बीच बड़ा सवाल ये है, विपक्ष ने आज जो एकजुटता दिखाई है वो आगे भी जारी रहेगी और 2 लड़कों की ये जोड़ी क्या आने वाले चुनाव में बिहार का सियासी समीकरण बदलने में कामयाब होगी? बिहार में वोटर वेरिफिकेशन के विरोध में बीजेपी और चुनाव आयोग के खिलाफ 2 लड़कों के हुंकार की तस्वीर आपने देख ली। अब उस तस्वीर पर लौटते हैं जो चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण, नाम जोड़ने और हटाने जैसे कामों का जिम्मा बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर को सौंपा है। आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर नदी पार करते हुए जिन लोगों को देख रहे हैं,
वो उन्हीं बीएलओ में से कुछ की तस्वीर है। ये वीडियो बिहार के सुपौल से सामने आया है। ये सभी गांव-गांव जाकर वेरिफिकेशन का काम पूरा कर रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि इन लोगों को नदी में गले तक डूबकर इस काम को अंजाम देना पड़ रहा है। पुरुषों के साथ महिलाएं भी इसी तरह नदी पार करने को मजबूर हैं। इनके हाथ में सामान भी है। यहाँ हुई एक गलती इनकी जान पर भारी पड़ सकती है। बावजूद इसके न तो सरकार की तरफ से न ही चुनाव आयोग की तरफ से इनकी सुरक्षा का कोई ठोस इंतजाम किया गया। नदी पार करते समय कुछ बीएलओ बचाव बचाव चिल्लाते हुए भी आप सुन सकते हैं उन्हें। इस तरह ये बीएलओ अपनी जान तो जोखिम में डाल ही रहे हैं। पानी में भीगने से इनके पास जो दस्तावेज जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी खराब हो सकते हैं। को नदी पार करने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। भर गल्ला पानी टपते हैं। आज 15 दिन से मेरे साथ में सहायक बीएलओ और शिक्षक लोग भर गल्ला पानी टपते हैं। उसके बाद टप के आते हैं तो बीएलओ क्षेत्र में जाते हैं मतदाता के यहाँ, तो उसको प्रूफ मांगते हैं। बिहार में हो रहे वोटर वेरिफिकेशन पर विपक्ष तो सवाल उठा ही रहा है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने भी चुनाव आयोग की टेंशन बढ़ा दी है। गैर सरकारी संस्था एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर बिहार में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण के चुनाव आयोग के आदेश को रद्द करने की मांग की है। एडीआर ने अपनी याचिका में कई गंभीर सवाल उठाए हैं। उसकी ओर से कहा गया है कि यह फैसला मनमाने ढंग से लिया गया। जो समय सीमा तय की गई है वो प्रैक्टिकल नहीं है। इससे लाखों लोग मताधिकार से वंचित हो जाएंगे। मुस्लिम, एससी, एसटी और प्रवासी मजदूर ज्यादा प्रभावित होंगे क्योंकि आधार और राशन कार्ड जैसे दस्तावेज स्वीकार नहीं किए जा रहे। कई लोगों के पास जरूरी दस्तावेज नहीं है। वो चुनाव आयोग के जरिए तय की गई समय सीमा में उन्हें हासिल भी नहीं कर पाएंगे। ऐसे में ये स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के खिलाफ है। कौन वोटर लिस्ट में है या नहीं है ये पता लगेगा जिस दिन ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल छपेगा। अच्छा, ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल छप गया, उसमें जो लोग पलायन किए हुए हैं, बंबई, कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद, बेंगलोर में हैं या पंजाब और हरियाणा में खेतों में काम कर रहे हैं, वो अपना नाम ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में कैसे देखेंगे? मुझे आशंका है कि नहीं देख पाएंगे। वोटर वेरिफिकेशन में सबसे बड़ा विवाद आधार कार्ड को मान्यता नहीं देने पर है। विपक्ष और बिहार की जनता पूछ रही है, जब ज्यादातर सरकारी दस्तावेजों और योजनाओं में आधार कार्ड मान्य होता है तो फिर मतदाता सूची की समीक्षा के लिए उसे बाहर क्यों रखा गया है? सिम कार्ड खरीदने से लेकर बैंक में अकाउंट खोलने तक, घर किराए पर लेने से लेकर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने तक, इतना ही नहीं, डोमिसाइल बनवाने में भी आधार कार्ड काम आता है। तो आज अचानक उस आधार कार्ड की प्रासंगिकता खत्म कैसे हो गई? जिस आधार कार्ड को भारतीय नागरिक की पहचान माना जाता है, वो आधार कार्ड बिहार में वोटर वेरिफिकेशन के लिए मान्य क्यों नहीं रहा? आपने मारपीट की है, ये कितपत आपको सही लगता है? जब आप हिंदी में समझते नहीं हो, मराठी में समझते हो, इंग्लिश में समझते नहीं हो, हाथ जोड़ के समझते नहीं हो, तो फिर ये तो हमारी स्टाइल है शिवसेना की। हमें ये स्टाइल में समझाना आता है। आज के बाद ऐसा कभी काम होगा नहीं। एक पण महाराष्ट्रीय माणसाला हात लागला नाही पाहिजे। मतलब अगर बात नहीं मानी जाएगी तो किसी के ऊपर भी लात, घूसे और थप्पड़ बरसाने का लाइसेंस मिल जाएगा क्या? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में ठोक नीति इस कदर हावी है कि पार्टियों के बीच इसकी मिसाल पेश करने की होड़ लगी हुई है। फिर चाहे वो राज ठाकरे की एमएनएस हो,
उद्धव गुट की शिवसेना हो या फिर शिंदे गुट की पार्टी। दरअसल ये तीनों ही बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना से उपजी, वो पार्टी जिसने महाराष्ट्र में ठोक नीति की शुरुआत की थी। इस बार हुआ ये कि बीएमसी चुनाव से ठीक पहले इसी ठोक नीति को लेकर राज ठाकरे चर्चा में आ गए। राज ठाकरे के बाद उनके भाई उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी इसी रास्ते पर आगे बढ़ी और थप्पड़ कांड की तस्वीरें सामने आई। और इन सब के बीच शिंदे गुट को ऐसा लगा कि कहीं वो पीछे न छूट जाए, तो वो भी इसमें शामिल हो गया। महाराष्ट्र में ठोक नीति की जो ताजा तस्वीर सामने आई है, उसका ताल्लुक एकनाथ शिंदे की पार्टी से ही है। एक पण महाराष्ट्रीय माणसाला हात लागला नाही पाहिजे, नाही तर हा हात तुझ्या कुठे लटकेल रिक्षा चालवला काम ते येणारा काळ सांगेल। ठीक आहे। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये 3 तस्वीरें महाराष्ट्र की राजनीति में हावी हुई ठोक नीति की गवाही बनकर मौजूद हैं। लेकिन इसकी नौबत क्यों आई है, इस बात के विश्लेषण से पहले जरा तस्वीरों पर गौर फरमाते हैं। तस्वीर में एक्शन से पहले किरदार को समझ लेते हैं। बनियान और लाल रंग की टाल कमर में बांधे ये एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बुल्ढाना से विधायक संजय गायकवाड़ हैं। विधायक जी मुंबई की चर्च गेट पर स्थित आकाशवाणी एमएलए कैंटीन में खड़े हैं और जो दाल उन्होंने मंगवाई थी उसमें आ रही बदबू के बाद वो पूछ रहे हैं कि ये दाल उन तक किसने भिजवाई। कई लोग दाल के पैकेट से आ रही बदबू पर हामी भरते हैं, लेकिन विधायक जी को वो चेहरा नहीं मिल रहा था जो खराब हो चुकी दाल उन तक पहुंचाने का जिम्मेदार था। काफी देर बाद एक कैंटीन कर्मचारी विधायक संजय गायकवाड़ के सामने आता है और नेताजी बिना देर किए उसके मुंह पर पहले थप्पड़ जड़ते हैं और फिर बड़ी बेरहमी के साथ मुक्का मार देते हैं। इस तस्वीर को देखिए, ये हमारे वो नेता हैं जिन्हें जनता ने चुना है, लेकिन ये खुद को कानून से ऊपर समझते हैं। जिसे मारा वो शख्स नीचे बैठा है और विधायक जी टेबल पर रखी थालियों में से दाल की कटोरियां उठा कर उसे सूंघ कर चेक कर रहे हैं। इसके बाद विधायक जी से कैंटीन का कर्मचारी हाथ जोड़कर माफी भी मांगता है, लेकिन संजय गायकवाड़ का गुस्सा शांत नहीं होता। वो एक बार फिर से थप्पड़ और घूंसों की बरसात कर देते हैं। संतोष, ये जरा पैक कर आणि फूड एंड ड्रग्स वाला बोलो। ठीक है। सवाल ये है कि क्या विधायक जी अपनी सरकार और सिस्टम पर यकीन नहीं करते? क्या एमएलए संजय गायकवाड़ को न्याय का एक ही तरीका मालूम है? ये सवाल इसलिए क्योंकि संजय गायकवाड़ को अपनी किए पर पछतावा तो दूर की बात, गर्व महसूस हो रहा है। कल रात में रूटीन खाने के लिए मैंने ऑर्डर किया दाल चपाती और चावल, तो मैंने पहला निवाला खाने के बाद मुझे महसूस हुआ कि ये खाने में कोई प्रॉब्लम है।
सेकंड निवाला खाने के बाद में मुझे 1 मिनट के अंदर मुझे वोमिटिंग हो गई। मैं बाथरूम में जाके मैंने वोमिटिंग किया और जब मैंने स्मेल लिया वो दाल चावल का तो बहुत गंदी महसूस किया है। सो मैंने मेरे पीओ को बता चलो ज़रा पूछते कि ये खाना क्या दिया करे। अब ये सब करने के बाद में जिसको मराठी में, हिंदी में, अंग्रेजी में हाथ जोड़कर 10 बार समझाने के बाद में, एमडी के पास कंप्लेंट करने के बाद में, फूड एंड ड्रग्स को कंप्लेंट करने के बाद में अगर ये लोग सुधरते नहीं है तो मेरा शिवसेना का मैं वर्कर हूँ, इसलिए मेरी स्टाइल में मैंने उसको जवाब दे दिया। गायकवाड़ साहब, आप शिवसेना के वर्कर हैं तो क्या किसी के साथ भी मारपीट करने का लाइसेंस मिला हुआ है आपको? अगर सीधी भाषा में कहें तो जो आपने किया उसे गुंडागर्दी कहते हैं और गुंडागर्दी करना कानूनन अपराध में गिना जाता है। जब आप हिंदी में समझते नहीं हो, मराठी में समझते हो, इंग्लिश में समझते नहीं हो, हाथ जोड़ के समझते नहीं हो, तो फिर ये तो हमारी स्टाइल है शिवसेना की, हमें यही स्टाइल में समझाना आता है। और फिर आप तो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, फिर आप भला अपने ही हाथ से राज्य की कानून व्यवस्था की धज्जियां कैसे उड़ा सकते हैं? यही सवाल जब एबीपी न्यूज ने सीधे संजय गायकवाड़ से पूछा तो वो गैर वाजिब तर्कों से अपने लात घूंसों को जायज ठहराने लगे। देखो, मैं एक एमएलए भी हूँ, लेकिन मैं जूडो, जिम्नास्टिक, बॉक्सिंग, कुश्ती, क्रिकेट, फुटबॉल, कराटे इसका चैंपियन भी था। अरे ऐसा इतना खिलाड़ी होकर एक कमजोर आदमी पे इतना क्यों प्रैक्टिस करना? अगर कोई बाहरी भी आ जाए तो भी उसको भी यही मिलेगा पंच। नाराजगी किस बात की थी कि आप आपा कितना खो बैठे? आप हमें जहर खिलाओगे तो क्या आपकी पूजा करेंगे हम? नेताजी वाह, आपको जूडो, जिम्नास्टिक, बॉक्सिंग और कुश्ती आती है तो क्या जहां मन आए वहां अपने इस कौशल का प्रदर्शन करने लगेंगे आप? मेरी तो मांग है राज्य सरकार से कि उनको अभी बॉक्सिंग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाए और नया ड्रेस कोड लागू कर उनको भी अभी रिंग में उतारना जाए, क्योंकि आज उन्होंने ये दिखा दिया कि मैं कितनी अच्छी तरह से मारपीट कर सकता हूँ। और सत्ता का जो माज इन लोगों का आया है, इसलिए गरीब लोगों को मारने का काम इन लोगों ने शुरू किया है। कानून इनके हाथ में है, सब है, तो कानून हाथ में लेने की क्या जरूरत है? को यहाँ एक व्यक्ति को यहाँ पीट दिया क्योंकि दाल खराब थी, खाना खराब थी। आपको लगता है सही है ये? सही है ना? सही है, ऐसे अगर खाना खराब है तो पीटना सही था? खाना खराब नहीं था, दाल अच्छी नहीं थी। हाँ, अक्सर यहाँ पे आते रहते। संजय गायकवाड़ ने किया, आपको लगता है सही है? नहीं, वो बिल्कुल गलत है। यहाँ थोड़ा सस्ता मिलता है और अच्छा भी मिलता है। जो हम जैसे बाहर गाँव से आते हैं तो हमें यहाँ सपोर्ट मिल जाता है। कैंटीन कर्मचारी की पिटाई का मुद्दा महाराष्ट्र विधानसभा में उठा जब शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के एमएलसी अनिल परब ने कार्रवाई की मांग की तो सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ऐसी किसी हरकत का समर्थन नहीं होगा। आणि निश्चितच अशा प्रकारचं वर्तन हे आपल्या कोणाही करता भूषणावं नाही। याच्याने विधिमंडळाची आणि आमदार म्हणून आपली सगळ्यांचीच प्रतिष्ठा, प्रतिमा कुठेतरी कमी होते आणि म्हणून निश्चितपणे मला असं वाटतं की अतिशय गंभीर बाब आहे। आपण आणि माननीय अध्यक्ष या दोघांनी याचा कॉग्निझन्स घ्यावा आणि या संदर्भात काय पुढील कारवाई करायची ते आपण करावी। देवेंद्र फडणवीस कह तो रहे हैं कि ऐसी घटना का समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि संजय गायकवाड़ एक नहीं बल्कि 8 बार ऐसी घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। वो संजय गायकवाड़ ही थे जिसने राहुल गांधी की जुबान काटकर लाने वालों को 11 लाख रुपए देने का बयान दिया था, जबकि चुनाव के दौरान गायकवाड़ ने कहा था कि जनता जो वोट देती है उनको सिर्फ मटन, पैसा और शराब चाहिए होता है। जरा सोचिए, जिन्हें हम वोट देकर देश के कल्याण का जिम्मा सौंपते हैं वो जनता और उसके वोट के लिए कैसी शर्मनाक सोच रखते हैं। लेकिन कहानी यहाँ सिर्फ संजय गायकवाड़ की नहीं है। दरअसल महाराष्ट्र में ठोक नीति की हवा चल पड़ी है, जिसके जो मन आ रहा है वो कर रहा है। तस्वीर महाराष्ट्र के वाशिम जिले की है, जहां राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता टोल प्लाजा को तहस नहस कर रहे हैं। क्या ये बर्ताव किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं का होता है? ये लोग खुद को नेता कहते हैं। कैसे नेता हैं आप जो गुंडों जैसा बर्ताव कर रहे हैं?
ये कैसी नेतागिरी है कि जनता की गाड़ी कमाई से बनाए गए टोल बूथ को तोड़कर जनता के लिए ही काम करने का दावा कर रहे हैं। तोड़फोड़ की वजह ये बताई गई कि पड़ोस के कनेर गांव तक का रास्ता पूरा नहीं बनाया गया है और टोल वसूली शुरू थी, जिसकी वजह से कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की। और राज ठाकरे की पार्टी की गुंडागर्दी की कोई इकलौती मिसाल नहीं है। जरा अगली कहानी भी सुन लीजिए। भिवंडी बाईपास के पास एक प्रवासी रिक्शा चालक और मराठी सवारी के बीच विवाद हुआ, फिर मारपीट हुई। उसके बाद राज ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ता एक्शन मोड में आए और प्रवासी रिक्शा चालक को माफी मांगने के लिए मजबूर कर दिया। आज जी पण आम्ही घटना बघितली, हा आमच्या हातामध्ये भेटला। यांची एवढी हिंमत होते की हे हात उचलायला लागले, परंतु हे जास्त दिवस चालणार नाहीये। आज तो आपल्या समोर माफीनामा जाहीर करतोय। माफीनामा जाहीर करतोय। आज के बाद ऐसा करेगा। बात सिर्फ माफी पर नहीं रुकी। माफी के बाद वीडियो में अगली आवाज एमएनएस नेता की सुनाई दे रही है, जो चेतावनी देते हुए कह रहे हैं कि मराठी युवक को छुआ तो उस हाथ का पता नहीं मिलेगा जिससे छुआ था। एक पण महाराष्ट्रीय माणसाला हात लागला नाही पाहिजे, नाही तर हा हात तुझ्या कुठे लटकेल रिक्षा चालवला कामाला ते येणारा काळ सांगेल। ठीक आहे। संविधान हर धर्म के सम्मान और हर भाषा के बराबरी के अधिकार की बात करता है, लेकिन महाराष्ट्र में बार बार इस बात का अपमान किया जाता है क्योंकि राजनीतिक पार्टियों को यह सूट करता है। जब एमएनएस के बवाल की तस्वीरें महाराष्ट्र के कोने कोने से आने लगी तो आज राज ठाकरे ने एक्स पर लिखा, बहुत साफ निर्देश, पार्टी से कोई भी अखबार या न्यूज चैनल से बात नहीं करेगा और सोशल मीडिया पर भी कोई वीडियो नहीं डालेगा। जिनके पास मीडिया से बात करने का जिम्मा है वो भी पहले राज ठाकरे से इजाजत लेंगे। अब सवाल यहाँ ये है कि राज ठाकरे तो यही चाहते थे कि उनकी ठोक नीति की चर्चा हर तरफ हो, तो फिर भला उनकी इस पोस्ट के पीछे मकसद क्या है? दरअसल इसके पीछे राज ठाकरे को अपना क्रेडिट खोने का डर है। और डर क्यों है, चलिए वो समझते हैं। महाराष्ट्र में ठोक नीति का पहला एपिसोड 29 जून को शुरू हुआ था। तुम क्या बोले, क्यों मराठी बोलेगा? अरे मार गया। क्यों मराठी बोलने का मतलब? अरे हमको थोड़ी मालूम है, कभी कंपलसरी हुआ सीखने का। सीखना पड़ेगा हमको। मुंबई से सटे मीरा रोड इलाके में जोधपुर स्वीट्स के मालिक को राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने सिर्फ इसलिए घेर रखा था क्योंकि उन्हें मराठी नहीं आती थी। कौन से राज्य में काम कर रहे हो? महाराष्ट्र में ना, इतना वाले और बस जैसे ही दुकानदार बाबूलाल चौधरी कहते हैं कि सारी भाषाएं महाराष्ट्र में बोली जाती हैं, तो उन पर थप्पड़ों की बरसात होने लगती है। महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? सब भाषा अब इसे राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस की गुंडागर्दी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, लेकिन एमएनएस तो इस गुंडाई पर भी सीना चौड़ा करके घूमती है। लोग पहले निवेदन देते हैं, उसके बाद हम लोग बात करते हैं और उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ तो फिर हम हमारे स्टाइल से काम करते हैं। महाराष्ट्र में इस घटना के बाद राजनीति कितनी तेजी से बदली, इसे समझने के लिए दूसरी तस्वीर देखिए। 1 जुलाई को मुंबई से सटे ठाणे में मोबाइल रिचार्ज को लेकर एक दुकानदार और ग्राहक के बीच पहले बहस हुई और फिर बात हाथापाई तक पहुंच गई। दुकानदार को हिरासत में लेकर पुलिस ने मामला दर्ज किया था, यानी कानून के हिसाब से जो करना चाहिए था वो कर दिया था। लेकिन ग्राहक को न्याय दिलाने के लिए उद्धव ठाकरे के पूर्व सांसद राजन विचारे बीच में आए, क्योंकि ग्राहक मराठी था और दुकानदार हिंदी भाषी।
अब इस बीच हुआ ये कि शनिवार को उद्धव और राज ठाकरे 20 साल बाद एक साथ एक मंच पर दिखाई दिए। कहते हैं राजनीति तो संकेतों का खेल है और शनिवार की रैली में जो दिखा वो कुछ ऐसा था कि उद्धव ठाकरे इस साथ से जितने प्रसन्न नजर आ रहे थे, राज ठाकरे उतने खुश नहीं थे। रैली की शुरुआत से लेकर आखिर तक जहां जहां दोनों भाई साथ दिखे, राज ठाकरे का व्यवहार काफी सीमित और संयमित दिखा। अब सवाल ये है कि 20 साल बाद दिखी ठाकरे भाइयों की केमिस्ट्री कहां तक जाएगी। उद्धव तो यकीन के साथ निभाने का दावा कर रहे हैं। बस यहीं पर कहानी में ट्विस्ट है, क्योंकि राज ठाकरे ने शनिवार को भी 25 मिनट के भाषण में सिर्फ यही कहा था कि जो काम बाल ठाकरे नहीं कर पाए उसे फडणवीस सरकार के एक फैसले ने कर दिया। बाळासाहेबांना जमलं नाही, जे अनेकांना जमलं नाही, आम्हाला दोघांना एकत्र आणायचं ते देवेंद्र फडणवीसला जमलं। 2006 में बाला साहेब ठाकरे की विरासत के असली वारिस को लेकर दोनों भाई अलग हुए थे और अब उसी मराठा अस्मिता के नाम पर दोनों साथ आने की हुंकार भर रहे हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि राज ठाकरे को डर है कि जिस आक्रामक और शिवसेना की पहचान माने जाने वाली ठोक नीति की शुरुआत महाराष्ट्र में एमएनएस ने की है, कहीं उसका पूरा क्रेडिट उद्धव ठाकरे की शिवसेना को न मिल जाए। शायद इसीलिए आज राज ठाकरे ने अपनी पार्टी और कार्यकर्ताओं को किसी भी तरह की सुर्खियों से दूर रहने की सलाह दी है, ताकि एमएनएस मतलब राज ठाकरे का संदेश वो दे पाए। यानी कुछ भी होगा तो बात राज ठाकरे करेंगे, फैसला वो ही लेंगे और इसके बाद ठोक नीति का नफा हो या फिर नुकसान राज ठाकरे के हिस्से आएगा। तो भारत की बात में मुझे दीजिए आप इजाजत। कल रात 8 बजे आप सभी से फिर होगी मुलाकात। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।